हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी अब ऑफलाइन में भी आ चुका है। कोटा के टॉप एजुकेटर्स अब अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं। अनअकैडमी ने अपना अनअकैडमी सेंटर्स लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आप कोटा में या उसके आसपास की सिटीज़ में रहते हैं तो जाइए, और अभी एडमिशन ओपन है। वहाँ पर अभी एडमिशन लेने पर दोस्तों अभी स्पेशल बेनिफिट्स मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर एड्रेस है और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी अनबॉक्स 2022 शुरू हो चुका है। ये आप लोग की पॉपुलर डिमांड पर एक बार फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत अगर आप कोई सा भी 1 साल का या 1 साल के ज़्यादा का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 15 जून यानी आज इसका आखिरी दिन है। तो एनरोल कीजिए अभी जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड में आप यूज़ कीजिएगा MJT10। कूपन कोड MJT10 अगर आप लगाओगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी SSC एग्जाम या रेलवे एग्जाम्स के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। एलिजाबेथ द्वितीय, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही महिला बन गई हैं। इसरो ने 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है, या कहें मैप माई इंडिया ने एक्चुअली में इसरो के साथ समझौता किया हुआ है। और नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है आर प्रज्ञा नंदन ने। चो सोन हुई, ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बन गई हैं। वहीं WTO का 12वां अभी मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ, उसके हेडक्वार्टर में। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST म्यूजियम का अभी उद्घाटन किया गया गोवा में, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने किया। बांग्लादेश की राजदूत थी रबाब फातिमा, इनको संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बन गई हैं बांग्लादेश की पहली महिला इस पद पर नियुक्त होने वाली। राहुल श्रीवास्तव दोस्तों भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और वहीं फिनो पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ समझौता किया है मध्यम व्यापारी मालिकों को दुकान बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए। तो ये तो कल के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया रिवीजन। अब चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपसे, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट डे होता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे तो 14 जून को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे दुनिया भर में लोग ब्लड के डोनेशन के लिए, रक्तदान के लिए अवेयर हो सकें, रक्तदान से क्या फ़ायदे भी होते हैं उनके भी, और साथ ही साथ अगर किसी को रक्तदान करते हैं तो कितना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है और कितना ज़्यादा मतलब रक्तदान महादान कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, दुनिया में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और रक्त की समस्या को कम करने के लिए। इस बार की मेज़बान कंट्री दोस्तों मैक्सिको है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड ब्लड डे की गेस्ट कंट्री कौन है, तो आप बताएंगे मैक्सिको। एक्चुअली में वहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया 2022 को मैक्सिको सिटी में 14 जून को। इस बार की थीम दोस्तों डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स है। थीम थोड़ा लंबी है, इस वजह से पूछी नहीं जाएगी, परेशान मत होइए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थीम जो मैं आपको बताता हूँ कि याद करना है, उसको जरूर डायल कीजिए। अगला, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों रूस। रूस ने अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया है और अब इराक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया को। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इराक से, और अब इराक के बाद रसिया से दूसरा सबसे ज़्यादा सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर बना है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने अभी मई महीने में, मई 2022 में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करी हुई है। किससे? रसिया से। 16% से ज़्यादा आयात किया हुआ है, 25 मिलियन बैरल तेल का रसिया से मई 2022 में केवल भारत ने। तो अब भारत जो है, भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा भारत कहाँ कहाँ से तेल खरीदता है, तो सबसे ज़्यादा इराक से,
फिर सऊदी अरेबिया से खरीदता था अब तक, लेकिन अब रसिया ने इसको पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है, फिर अमेरिका वगैरह। ठीक है, तो भारत जो है ये तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश झुके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, तो इंडिया से पंगा लेना ठीक भी नहीं है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है, पहले पर और दूसरे पर अमेरिका और चीन है। ओके, 85% ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। और भारत दोस्तों अभी आपको पता होगा एथेनॉल नीति पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। एथेनॉल क्या होगा कि ऑयल को रिप्लेस करेगा धीरे धीरे। मशीनों को, इंजन्स को, गाड़ियों को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा जिससे वो एथेनॉल को भी लगा करके, एथेनॉल का भी यूज करके चल सकें। और भारत सरकार एथेनॉल प्लांट लगाने पर बहुत तेज़ी से इस पर आगे बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है। तो इससे क्या होगा कि एथेनॉल का जब यूज होगा तो दो फायदे, एक तो दोस्तों उतना पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होगा, तीसरा जो हम लोग इतना महंगा महंगा तेल इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता रहती है, वो कम हो सकेगी। क्लियर है? तो ये सब फायदे हैं। फिलहाल यहाँ पर रसिया जो है ये दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों देखो, इसका खिताब का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य ने जीता। क्योंकि अल्टीमेटली खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है वो राज्यों के बीच में होता है, विभिन्न प्रकार के राज्यों की टीम होती हैं। तो इस बार दोस्तों, इस बार 37 टीमों ने हिस्सा लिया था, और इन 37 टीमों में हरियाणा की जो टीम रही इसने सबसे ज़्यादा मेडल लाए, और ये विनर बनी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का। अभी कल ही मैंने इस पर आपको वीडियो दी, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया गया है 22 क्वेश्चन का। तो आप थोड़ा सा समय निकालिए, 15 मिनट की वीडियो है, जाइए इसको जरूर देखिएगा। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ आपसे। जैसे हरियाणा जो है ये टॉप पर आया है, दूसरी बार आया है। अभी तक 4 संस्करण हो चुके हैं, 4 में 2 बार दोस्तों हरियाणा टॉप पर रहा है, 2 बार महाराष्ट्र। पहला संस्करण हुआ था तो उसमें हरियाणा टॉप पर था, दूसरा संस्करण हुआ तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा, तीसरा संस्करण हुआ तो भी महाराष्ट्र टॉप पर रहा, और चौथा संस्करण हुआ तो अब हरियाणा टॉप पर आ गया है फिर से। यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल, अब सबसे ज़्यादा मेडल में जो गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता है उसी को हम लोग रैंक करते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो हरियाणा के इस बार सबसे ज़्यादा गोल्ड आए। कितने गोल्ड आए? 52 गोल्ड आए हरियाणा के। 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल आए, टोटल 137 मेडल रहा, ये भी एक रिकॉर्ड है। 45 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र सेकंड पर रहा, 40 सिल्वर 40 ब्रॉन्ज 125 टोटल। कर्नाटका 22 मेडल जो गोल्ड था इसका, और 17 सिल्वर था, 28 इसका ब्रॉन्ज था, टोटल 67 था। तो ये टॉप 3 आपको याद रखना है, ठीक है, टॉप 3 पूछा जा सकता है। फिलहाल कुछ और पॉइंट्स, जैसे आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। देखिए यहाँ पर 2021 लिखा गया है, लेकिन ये आयोजित हुआ 2022 में। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों चौथा संस्करण था, और चौथा संस्करण होना था 2021 में, बट ड्यू टू कोविड-19 ये पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब ये आयोजित किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2022 वाला नहीं आयोजित किया जाएगा, ये भी आयोजित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कुछ ही महीनों में आपको ये आयोजन भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये चौथा संस्करण था, और नाम इसीलिए 2021 है। ठीक वैसे ही जैसे आप टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ते हो, और आयोजित हुआ था 2021 में। ओके, तो बाकी डिटेल्स आपको पता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार इसमें 25 प्रकार के खेल इसमें खेले गए थे, और ये क्वेश्चन बना है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, कितने प्रकार के खेल खेले गए। तो 25 प्रकार के 25 खेलों ने इसमें हिस्सा लिया था। 5 नए खेल जुड़े थे, 5 नए खेल जुड़े थे। अब ये 5 नए खेल कौन से हैं, इसको अगर आपको जानना है और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो कल की वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और 47 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, 37 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, यहाँ पर 37 कर दीजिएगा। तो 37 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला, मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आप सबको पता है, हर महीने आईसीसी के द्वारा अनाउंस किया जाता है, एक पुरुष खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को। तो इस बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है एंजेला मैथ्यूज को और तुबा हसन को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एक तो महिला और एक पुरुष खिलाड़ी के लिए पाए हुए हैं। एंजेला मैथ्यूज दोस्तों ये श्रीलंका के हैं, बल्लेबाज हैं, और ये तुबा हसन जो है ये पाकिस्तानी स्पिनर हैं। तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विनर चुना गया है मई 2022 के लिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शुरू हुआ था जनवरी 2021 से, और पहले विजेता ऋषभ पंत बने थे, ये आपको याद रखना चाहिए, हमेशा मैं आपको याद करवाता हूँ। आईसीसी के बारे में अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1909 में हुआ था।
दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये नए नियुक्त हुए हैं, जेफ एलार्डेस। अगला, हाल ही में किस राज्य में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल ही में केरल में दोस्तों कैंसर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है यहाँ के सीएम के द्वारा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे। केरल के कोच्चि में किया गया है। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है कैंसर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है दोस्तों कार्किनोस कैंसर केयर इंस्टीट्यूट। तो ये कैंसर से जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी उस पर रिसर्च भी करेगा, उनके उपचार में भी ये मदद करेगा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें टाटा ग्रुप ने भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया टाटा ग्रुप ने। इसके अलावा रिलायंस ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, मेयो क्लिनिक, राकुटेन मेडिकल। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट तो सबने किया है, लेकिन टाटा ग्रुप का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इसका शेयर धारक है टाटा ग्रुप। ओके, तो केरल में ये स्थापित होगा दोस्तों। ये देश में अपने तरीके का पहला ये ऑन्कोलॉजी लैब होगा जो कैंसर पर रिसर्च करने के लिए है। अगला, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? अभी तक आप देखते थे सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, इसके पैकेटों पर दोस्तों लिखित चेतावनी हुआ करती थी या चित्र में छपा हुआ करता था। ठीक है ना, मुकेश आप नाम सुने हो ना। तो फिर अब क्या हुआ है, एक देश ऐसा आ गया है दोस्तों जिसने ये अनाउंस कर दिया है कि डिब्बे में तो रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर जो प्रत्येक सिगरेट है उन सभी सिगरेट पर भी लिखा रहेगा चेतावनी संदेश। तो ये देश है कनाडा। कनाडा ने घोषणा करी हुई है कि वो एवरी सिगरेट पर वार्निंग स्लोगन लिखवाने के लिए कहेगा। क्या रहेगा स्लोगन? पॉइजन इन एवरी पफ। क्या रहेगा? पॉइजन इन एवरी पफ। और अभी के लिए फिलहाल में ये मैसेज जो है ये प्रस्तावित किया गया है, प्रपोज किया गया है। फिलहाल अभी चेंज भी हो सकता है मैसेज, लेकिन ये है कि अब प्रत्येक सिगरेट पर लिखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कनाडा आया है तो हम लोग कनाडा के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है दोस्तों कनाडा। यहाँ पर आप मैप में देख पाएंगे, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाहे इस साइड से आ जाओ यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, चाहे इस साइड से आ जाओ पीछे की तरफ से, पृथ्वी गोल है ये। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए 3 बड़े देश आपको दिख रहे हैं, एक तो मैक्सिको, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यहाँ पर दिख रहा है जो देश ये है कनाडा। तो कनाडा जो है दोस्तों इसकी तटीय सीमा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है? देखिए यहाँ पर छोटे छोटे सभी द्वीप जो है ये सभी कनाडा के पार्ट हैं, और यहाँ पर ये सभी बॉर्डर जो है इस वजह से इसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक वैसे जैसे भारत में गुजरात है। ओके, तो फिलहाल कनाडा की कैपिटल क्या होती है? ओटावा। यहाँ पर है इसकी कैपिटल ओटावा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ के दोस्तों पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। इसके बाद हडसन की खाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ की करेंसी कनाडियन डॉलर होती है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ट्रक को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया था, इसको लेकर के इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी इन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, कनाडा के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। अगला है, हाल ही में आयोजित IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में सनापति गुरुनायडू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल। सनापति गुरुनायडू। अभी IWF युवा विश्व चैंपियनशिप हुआ और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने 55 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार इन्होंने उठाया। ये आयोजित हुआ था मैक्सिको के लियोन शहर में, और इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल। अभी चल भी रहा है इवेंट, अभी पहला दिन था। और विजय प्रजापति, आकांक्षा किशोर, ये दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। अभी और भी मेडल्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी तो ये चल ही रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, ये वेट लिफ्टिंग का क्वेश्चन है, तो वेट लिफ्टिंग से आप याद रखिएगा किसके नाम आया था इस बार सिल्वर मेडल ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में किसने जिताया था? तो आप बताएंगे दोस्तों मीराबाई चानू ने। शाखारोम मीराबाई चानू ने जिताया था भारत को सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में इस बार। MJT एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर PDF क्विज वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती रहती हैं, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो भी आपको बताया जाता है। अच्छा एक चीज़, मैंने वहाँ पर पोस्ट डाला हुआ था मैथ और रीजनिंग टीचर के लिए। तो अगर आपके नज़रों में कोई है, आपकी जानकारी में कोई है जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है डिजिटल बोर्ड पर, यहाँ पर आकर के लखनऊ में आकर के रह सकता है और मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ा सकता है, तो वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। आकर के यहाँ पर डेमो दे सकता है। ठीक है ना, डेमो इसका जल्दी होने वाला है।
तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में से मैं डाल दूंगा, नहीं मिलता है तो सिंपली इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, कर देना, सारा प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर बताया जाएगा कि कैसे आपको आना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या होगा। ओके, मैथ और रीजनिंग दोनों आता हो। और चलिए, और ई बुक वगैरह अपनी है तो इसको आप ले सकते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर दोस्तों लॉन्च किया है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो अपने किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिल्कुल एक सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करेगा। आधार कार्ड बेस्ड होगा, यानी कि उनको आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा उनके स्वामित्व वाली जगहों के लिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। इसका पहले फुल फॉर्म आप सुनो तो थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। फ्रूट्स का मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना और इंटीग्रेशन करना, जो भी बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके रिलेटेड, उससे उनको इंटीग्रेट कर देना। फिर आगे आने वाले टाइम पर जो भी योजनाएं होंगी, जो भी उनको चीज़ें चाहिए होगी, उसका रिकॉर्ड इनके पास रहेगा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उस रिकॉर्ड के थ्रू उनको लोन देना हुआ, एमएसपी प्रोवाइड करना हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ों में आसानी हो जाया करेगी। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर बेसिकली किसानों को एक स्वामित्व करने के लिए, देने के लिए, यानी फार्मर्स ओनरशिप के लिए एक सर्टिफिकेट होगा। ओके, तो आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके ये लोग अपना सिंगल रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी उपयोग कर सकते हैं। फ्रूट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो ये केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, और इसमें जम्मू कश्मीर रहा है टॉप पर। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जम्मू कश्मीर को ऐसे रिपोर्ट के लिए पहली बार इसमें रजिस्टर किया गया था और पहली बार ही इसने सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई है। तो जम्मू कश्मीर टॉप पर है ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में। ठीक है, अभी के हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में ये रिपोर्ट जारी करी हुई है। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है, जबकि हबीबगंज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। इंडिया का पहला ये एसी रेलवे टर्मिनल है, देख लीजिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब जल्द ही इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, एनटीपीसी में अभी 12 या 13 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आए थे कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन इस रोड का किसने किया, इस मंदिर का उद्घाटन किसने किया। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लिया कीजिए, उद्घाटन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट पीएम मोदी जी का नाम लिख दिया कीजिए। ठीक है, मतलब उसको ऑप्शन को टिक कर दिया कीजिए, सबसे ज़्यादा उद्घाटन यही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो वो मतलब बना करके एनटीपीसी वाले पछता रहे होंगे। फिलहाल इस टर्मिनल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर ये रखा गया है, जो कि भारत रत्न है दोस्तों, सर एम विश्वेश्वरैया जी। तो इनके नाम पर ये रेलवे टर्मिनल का नाम रखा गया है। ये भारत का पहला केंद्रीकृत यानी सेंट्रल्ड एसी रेलवे टर्मिनल होगा। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यहाँ पर भी होंगी, अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर भी होंगी। 314 करोड़ रुपए यहाँ पर भी खर्च किए गए हैं। देखिए, अभी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिला था रानी कुलपति रेलवे स्टेशन को लेकर के, जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से पहले जाना जाता था, नाम चेंज किया गया। सॉरी, कुलपति नहीं, कमलापति रहेगा। ठीक है, कमलापति रहेगा, पीडीएफ में मैं सही करवा दूंगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज में। तो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाला ये देश का पहला रेलवे स्टेशन बना था। ठीक है, और ये जो है ये अभी केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बना है। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आज के क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो कल की वीडियो देखना, उसमें रिवीजन करा दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर वन लाइनर भेजा जाता है तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेना, या फिर आप क्विज सॉल्व कर लेना एमसीटी ऐप पर जा करके, वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और या फिर आप लोग थोड़ा सा वेट करना, वीकली और मंथली की आएगी वीडियो, उसमें रिवीजन करा दिया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। लास्ट डे मैंने जो आपसे पूछा था,
उसमें पहला था जिला कौशल विकास योजना उत्कृष्टता पुरस्कार का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया, तो दूसरा लॉन्च किया गया था। तंबाकू में पाया जाने वाला मादक पदार्थ निकोटीन होता है। आज आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे आर प्रज्ञानंदन जो कि चर्चे में रहे हैं, ये भारत के कौन से में ग्रैंड मास्टर है, ये आपको बताना है। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है, ये बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। इसकी क्विज पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, एमजीटी ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नए टीचर्स आ रहे हैं, नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बहुत ही जोश के साथ, जुनून के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।